हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं आपका क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 1, डैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो आपको पता है कि क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 काफ़ी बेसिक और फंडामेंटल सा चैप्टर है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इस पूरे चैप्टर के अंदर हम सिर्फ मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मैटर क्या होता है, मैटर किस चीज़ से बना हुआ होता है। सबसे पहले मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो मैटर है उसका क्या महत्व है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैटर एक्चुअली में क्या होता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो नेचर है, नेचर के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर आप जो भी चीज़ आप अपने अराउंड देखते हो या फिर जो ऑब्जेक्ट आप अपने अराउंड देखते हो, वो सभी चीज़ें किससे बनी हुई है? मैटर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? मैटर से बनी हुई है। अब मैटर जो है, मैटर पता है आपको कि सारी चीज़ें जब मैटर से बनी हुई हैं तो मैटर भी तो किसी चीज़ से बना हुआ होगा। तो मैटर जो है वो बेसिकली पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। उसी के बारे में इस पूरे चैप्टर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले तो इसकी बेसिक डेफिनेशन आ जाती है मैटर की, कि मैटर क्या होता है। एक्चुअली में मैटर क्या होता है? मैटर एक मटेरियल होता है ऑफ विच एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, यानी कि इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो बनी हुई हैं। इन एंड अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ, ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ें हम आसपास देखते हैं वो किससे बनी हुई है? मैटर से बनी हुई है। अब मैटर की बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। स्पेस को ऑक्यूपाई करने का मतलब है कोई वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है, कुछ वॉल्यूम है उसके अंदर, और उसका क्या है? कुछ मास है, या फिर उसका कुछ कह सकते हो आपकी वेट है। तो आप उसे किस में कैटेगराइज कर सकते हो? वो आपके लिए मैटर बन जाता है। फॉर एग्जांपल, जो भी चीज़ें आप अपने अराउंड देखते हो, चाहे वो आपकी चेयर हो गई या आपकी जो टेबल हो गई जिस पर आप बैठकर ये वीडियो देख रहे हो सकता है आपका जो ब्लैक बोर्ड है वो भी आपकी मैटर की कैटेगरी के अंदर ही काउंट होता है। तो आपकी जितनी भी ऐसी चीज़ है आपके अराउंड जो आप देखते हो, जिसके अंदर स्पेस है, या फिर आप कह सकते हो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है और उसका स्पेस है, और साथ ही साथ उसमें मास है, या फिर आप कह सकते हो उसका कोई वेट है, उसका कोई पर्टिकुलर वेट है, उस ऑब्जेक्ट या फिर ऑर्गेनिज्म का कोई पर्टिकुलर वेट है, तो वो किसकी कैटेगरी में फॉल करता है? वो मैटर की कैटेगरी में क्या करता है? फॉल करता है। अच्छा, अब मैटर किस चीज़ से बना हुआ होता है? मैंने आपको बताया मैटर बना हुआ होता है पार्टिकल्स से, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मैटर बना हुआ होता है। आप कह सकते हो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। ठीक है, ये आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर्पज़ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन आपको अभी ये इतना समझना है कि मैटर किससे बना हुआ होता है? पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। अब मैटर का क्या होता है? कुछ फिजिकल नेचर होता है। सबसे पहला फिजिकल नेचर क्या है? कि मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, और मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, या फिर आप कह सकते हो उनकी जो साइज़ होता है उनका काफ़ी छोटा साइज़ होता है। बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम जो है मैटर को क्या करते हैं? ऑब्जर्व कर पाते हैं। यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, जो उनके पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर मानो कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को आप कंसिडर कर लो, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर एक कोई भी ऑर्गेनिज्म मान लो इसे, और ये मैटर है। इसके जो भी पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से, आपको इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं, इसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आपको ये पार्टिकल्स दिखेंगे। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल्स हैं इस मैटर के, इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या फिर आप कह सकते हो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी एक जगह पर रुके हुए नहीं होते, स्टिल नहीं होते, या ये हमेशा कंटिन्यूसली क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं, हिलते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। क्योंकि दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनमें क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए इन पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है? मोशन होता है। एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल इंक्रीजेज। तो जैसे ही मान लो अगर ये एक मैटर या फिर आप कह सकते हो कोई कंटेनर है, और यहाँ के इसके एनवायरनमेंट के अराउंड क्या कर दिया? टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज होते ही ये पार्टिकल्स और तेज़ मूव करने लग जाएंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली कैटेगरी या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको क्या याद रखनी है?
कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, एक जगह पर रुके हुए नहीं रहते, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो ये तो आपको अभी मैंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर्पस के लिए दिखाया है, लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम देखेंगे तो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस होता है, जगह होती है उनके बीच में। When we make tea, coffee, or lemonade, particles of one type of matter get into the space between particles of the other। तो क्या होता है कि जब भी हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं एक तरह के मैटर के वन टाइप ऑफ मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। वो एक दूसरे के बीच का स्पेस क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, उनके बीच में जगह होती है। इसलिए इससे पता लगता है कि उन पार्टिकल्स के अंदर क्या है, स्पेस है, उनके बीच में स्पेस है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम। ठीक है। उसमें हमने क्या करा, पार्टिकल्स जो है वाटर ले लिया एक बीकर के अंदर। ठीक है। या फिर आप कह सकते हो ये एक ग्लास है, उसके अंदर हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, उसमें हमने सॉल्ट को ऐड करा, उसको मिलाया, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, वाटर सॉल्ट जब मिक्स होता है आपस में तो तभी तो मिक्स होगा जब एक पर्टिकुलर कंपाउंड या फिर एक एलिमेंट के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। और जब एक पार्टिकल के बीच में स्पेस होगा तभी तो दूसरा पार्टिकल आके उस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो वैसा ही इसका केस है। व्हेन वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। यानी कि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में आकर क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। इसलिए ये प्रोसेस होती है मिक्सिंग की। और ये हमारे को समझ में आ गया कॉन्सेप्ट की पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में आपस में स्पेस होता है। इसलिए जब वो किसी और दूसरे कंपाउंड या फिर आप कह सकते हो दूसरी चीज़ के अंदर मिक्स होते हैं तो वो वाली जो चीज़ है वो उस पर्टिकुलर चीज़ की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है, उस पार्टिकल के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है, जिससे हमें पता लगता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, पार्टिकल्स आर वेरिंग एंड हैव स्पेस बिटवीन दैम। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है, पार्टिकल्स आर वेरिंग एंड हैव स्पेस बिटवीन दैम, यानी कि पार्टिकल्स का जो स्पेस है वो ऊपर नीचे होता रहता है। यानी कि किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में फिक्स्ड शेप नहीं होता। हो सकता है दो पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस हो सकता है दो पार्टिकल्स के बीच में कम स्पेस हो। ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है आपका, कह रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि जो दो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, आप कह सकते हो कि जो दो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, दूसरे को आपस में खींचते हैं एक दूसरे की तरफ। व्हेन वी ओपन अ वाटर टैप, ट्राई टू ब्रेक द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद आवर फिंगर्स, कैन वी डू दिस? नो, बिकॉज द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेन्स टुगेदर। पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। यही चीज़ है कि जो दो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, खींच के रखते हैं। ठीक है। यहाँ पर इसे समझाया गया एक एग्जाम्पल से। मान लो आप एक पानी की टंकी को खोलते हो और वहाँ पर आप अपनी उंगली जो है पानी के फ्लो को रोकने के लिए आप अपनी उंगली वहाँ पर लगाते हो, लेकिन उससे क्या होता है कि वाटर की जो स्ट्रीम है, यानी कि जो वाटर की स्पीड है वो तो कांस्टेंट रहती है, वाटर की स्पीड वैसे की वैसे ही रहेगी। आप उसके फ्लो को नहीं रोक सकते क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इंटरमोलिकुलरली उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए आप सबसे पहले ये पॉइंट समझो कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। ठीक है। आगे चल लेते हैं। कह रहा है द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम इन सॉलिड्स, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन गैसेस। यानी कि जो स्पेस होता है और पार्टिकल यानी कि जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है और जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो मिनिमम होती है किसके केस में, सॉलिड्स के केस में। ठीक है। सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड कोई भी कंपाउंड कोई भी आप सब्सटेंस देखोगे जो सॉलिड होगा उसके बीच में जो स्पेस होगा और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी। ठीक है। और लिक्विड के केस में इंटरमीडिएट होगी और मैक्सिमम होगी गैसेस के केस में, क्योंकि गैसेस जो है उसके बीच वो फ्रीली मूविंग होती है, इसलिए उसके केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी और उनके बीच में स्पेस भी मैक्सिमम होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड। तो यानी कि मान लो
आपके पास कोई भी एक सॉलिड का पार्टिकल है, सॉलिड के पार्टिकल के केस में आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और क्या नाम है आपका लिक्विड के अंदर इंटरमीडिएट होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस के बीच में सबसे वीक होगी। वीक क्यों होगी? क्योंकि जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रीली मूविंग होते हैं। इसे एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो फ्रीली मूविंग होते हैं। फ्रीली मूविंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही आप किसी भी गैस के पार्टिकल को आप फ्री छोड़ोगे तो उस केस में क्या होगा कि वो पूरे एनवायरनमेंट के अंदर फैल जाएगा। ठीक है, मान लो कि अगर आपके पास एक सॉलिड है, ठीक है, एक सॉलिड है, वहाँ पर दो पार्टिकल्स हैं, तो आपने देखा होगा कोई भी सॉलिड है या फिर आप कोई भी स्फीयर ले सकते हो, उस स्फीयर के अंदर अगर आप देखोगे तो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी क्या होंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे। क्योंकि जब आप कोई भी बॉल लोगे, कोई भी एक सॉलिड बॉल लोगे तो वो काफ़ी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से इंटरमोलिकुलरली काफ़ी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, और अगर आप मान लो कि कोई भी गैसियस चीज़ लोगे, यानी कि जैसे ही आप मान लो आपने एक बलून ले लिया, उसमें गैस भरी हुई है, ठीक है, और जब आपने उस बलून को खोला तो उसमें से गैसियस पार्टिकल्स बाहर निकल गए, क्योंकि वो फ्रीली मूविंग थे और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम थी, इसलिए वो क्या हो गए, फ्लो हो गए। क्या हो गए, फ्लो हो गए, और वहाँ से उड़ गए। तो ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश करी गई है यहाँ पर कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है सॉलिड्स के बीच में काफ़ी स्ट्रांग होती है, लेकिन गैसेस के केस में यहाँ पर काफ़ी वीक होती है। आगे चल लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट कह रहा है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम इन सॉलिड, मोर इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसेस। तो मैंने आपको ये पॉइंट पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से मूवमेंट मिनिमम होगी। क्योंकि देखो दो पार्टिकल्स हैं, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो ये हिलेंगे नहीं आपस में। ठीक है, मूवमेंट इसमें मिनिमम होगी। लिक्विड्स में ज़्यादा होती है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो थोड़ी सी कम होती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम होने की वजह से पार्टिकल ज़्यादा मूविंग होंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो पार्टिकल्स के बीच में, गैसेस के बीच में सबसे मिनिमम होती है, इसलिए ये आपस में एक दूसरे से अलग होने के चांसेस इनके ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, ये आपको एग्जांपल से समझाया गया है। जो सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स देखो कितनी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स कितने स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं एक दूसरे से। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो रही है, और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही कम हो गई है, इसी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर फैल गए हैं। ठीक है, आगे चल लेते हैं। थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा, मैटर के तीन स्टेट्स होते हैं, मैटर के तीन स्टेट्स होते हैं, तीन टाइप के होते हैं मैटर। पहला होता है आपका सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा होता है गैस। ठीक है, सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड का कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई बॉल हो गई तो वो सॉलिड है। लिक्विड के अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो, वाटर हो गया। ठीक है, गैस के अंदर आप कोई सी भी गैस का एग्जांपल ले सकते हो, ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, इसमें गैसेस के अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो। तो मैटर तीन टाइप के होते हैं, तीन स्टेट्स होती हैं मैटर की। सबसे पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। ठीक है, अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हमने क्लासीफाई कर दिया, तीन तरह का मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अच्छा, हमारी जो बॉडी है वी कैन क्लासीफाई और बॉडी इनटू थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अच्छा, ये जो चीज़ है सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसे क्लासीफाई करा गया है ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है इसे क्लासीफाई करा गया है। ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो बोन्स हमारी और जो टीथ होती है वो सॉलिड होती है। ब्लड हमारे अंदर जो प्रेजेंट होता है वो लिक्विड होता है, और हमारे लंग्स के अंदर जो गैसेस भरी हुई होती हैं, या फिर आप कह सकते हो एयर, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, वो क्या है, आपकी गैस होती है। तो इसे ह्यूमन बॉडी के बेसिस पर क्लासीफाई करा गया है समझाने के लिए। अच्छा, सॉलिड स्टेट, सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट जो होती है, मान लो अगर ये क्या है, ये सॉलिड स्टेट है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेसिस पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो इस टाइप के कुछ दिखते हैं। ठीक है, अच्छा, इन सॉलिड के पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली क्या है,
हैव डेफिनाइट शेप। डेफिनाइट शेप का मतलब है कि सॉलिड स्टेट्स कह सकते हो आप, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, सबसे पहले तो हमें पता है कि वो क्या होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। अच्छा, इस पूरे शेप की बात करी गई है कि सॉलिड स्टेट के केसेस में जो भी चीज़ें फॉलो करती हैं उनका एक डिफाइंड शेप होता है। मान लो मैंने एक स्फेरिकल बॉल ले ली, ठीक है, तो इस स्फेरिकल बॉल का ये एक सॉलिड है, ठीक है, स्फेरिकल बॉल क्या है, ये सॉलिड है, इसका एक डिफाइंड शेप है, इसका शेप डिफाइंड है, इसका शेप ऐसे के ऐसे ही रहने वाला है, यानी कि इसका जो शेप है वो फिक्स्ड है। हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, ठीक है, ठीक है, इसकी बाउंड्रीज भी फिक्स्ड हैं। सी क्या है, हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी, क्योंकि आपको पता है अगर आप एक बॉल लेते हो तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उसे आप कंप्रेस नहीं कर सकते, उसे आप दबा नहीं सकते, इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है उसके अंदर, आप उसे कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। रिजिड, रिजिड का मतलब है वो काफ़ी सॉलिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और आप उसे ईजिली कंप्रेस नहीं कर सकते। और डी क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी सॉलिड की, कि इसकी डिफाइंड वॉल्यूम है, डेफिनाइट वॉल्यूम। अच्छा, ये जो बॉल है इसको ऐसा तो नहीं है कि मैं खोल सकता हूँ, बॉल को खोला नहीं जा सकता, इसलिए इसकी वॉल्यूम भी डिफाइंड होती है। उसी पर्टिकुलर वॉल्यूम या फिर उसी पर्टिकुलर स्पेस के अंदर इस बॉल को बनाया गया है, इस बॉल को हम खोल नहीं सकते, जैसे ही हम इस बॉल को खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड नहीं रहेगा फिर ये। तो अगर ये एक बॉल सॉलिड है तो इसकी वॉल्यूम क्या है, यानी कि जो इसका स्पेस है जो इसके अंदर भरा हुआ है वो क्या है, डिफाइंड है। शेप, शेप भी डिफाइंड है और इसका स्पेस भी डिफाइंड है। मान लो एक स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर टाइप में कोई ऑब्जेक्ट है तो ये भी क्या है, सॉलिड है, इसका शेप भी डिफाइंड है, इसकी वॉल्यूम भी डिफाइंड है, और ये स्ट्रॉन्गली इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि हम इसे दबा नहीं सकते। एक पत्थर मान लो आप, ये है, अगर ये एक स्क्वायर टाइप का पत्थर है तो आप इसे ना ही दबा सकते हो क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसका शेप डिफाइंड होता है, आप इसकी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है, इसका शेप भी फिक्स्ड है, इसकी, इसको आप कंप्रेस भी नहीं कर सकते, ठीक है, दबा नहीं सकते आप कह सकते हो। उसके बाद कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखे हैं। रबर हैंड इज अ सॉलिड, जो रबर बैंड होता है वो एक सॉलिड होता है, लेकिन आप उसकी शेप को चेंज कर सकते हो अंडर फोर्स, यानी कि उस पर फोर्स लगाकर आप रबर बैंड की शेप को चेंज कर सकते हो और उसकी शेप को रीगेन कर सकते हो जब फोर्स को दोबारा से रिमूव कर दिया जाएगा। इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड, तो आपको पता है रबर तो काफ़ी क्या होती है, नाजुक होती है, जैसे आप उस पर ज़्यादा फोर्स लगाओगे वो टूट जाएगी, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है। द सॉलिड्स हैव फिक्स्ड एंड रिजिड शेप, तो मैंने बताया आपको सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है हमेशा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट इज़ वेरी लेस, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है सॉलिड के पार्टिकल्स की सबसे कम होती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। जब स्ट्रांगली पार्टिकल्स अट्रैक्टेड होंगे तो उनके मूव करने की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि वो जल्दी से मूव नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो काफ़ी कम होती है क्योंकि उनका फिक्स्ड शेप होता है। अच्छा, इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, विच कैन वी कैन कंप्रेस स्पॉन्ज एज इट्स पोर्स आर फिल्ड विद एयर बट इट इज़ सॉलिड, यानी कि जो स्पॉन्ज होता है, जो आपने देखा होगा स्पॉन्ज जो होता है जो काफ़ी, आप कह सकते हो उसमें ऐसे ऐसे होल्स होते हैं, उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उसके जो पोर्स होते हैं वो एयर से फिल्ड होते हैं, लेकिन वो सॉलिड की कैटेगरी में ही फॉल करता है। हम उसे कंप्रेस तो कर सकते हैं लेकिन वो सॉलिड की कैटेगरी में ही फॉल होता है, ठीक है। अच्छा, सॉल्ट एंड शुगर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड बट द शेप ऑफ देयर क्रिस्टल डू नॉट चेंज सो दे आर सॉलिड्स। तो आपको पता है जैसे मान लो एक गिलास है, गिलास में आपने शुगर ले लिया, चीनी ले ली, या फिर आप कह सकते हो नमक ले लिया, तो उसके जो पार्टिकल्स, उसके जो शेप, यानी कि जो शुगर और जो सॉल्ट है वो उसी कंटेनर का शेप तो ले लेगा जिसके अंदर आप उसे डाल रहे हो, लेकिन उसके क्रिस्टल्स का जो शेप है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो क्या है, सॉलिड है। समझ में आ गया आपको ये बात, कि जो शुगर और आपका सॉल्ट है उसके पार्टिकल्स या फिर आप कह सकते हो उसके जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं उनका शेप नहीं चेंज होगा क्योंकि वो सॉलिड है, बस वो उस कंटेनर का शेप ले लेंगे जिसमें आपने उसको डाला है। अच्छा, ये हो गई आपकी सॉलिड स्टेट की बात। दूसरी बात कर लेते हैं आपकी लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि मान लो कोई भी लिक्विड है, कोई भी क्या है, मान लो आपका ऐसे करके एक लिक्विड मान लेते हैं, ये क्या है, लिक्विड है, ठीक है।
तो आपको पता है कि जो लिक्विड होता है, अगर मैं किसी भी कंटेनर के अंदर लिक्विड को डालूंगा, चाहे मैं किसी भी रेक्टेंगुलर शेप के अंदर लिक्विड को भरूँ या फिर मैं स्फेरिकल शेप के अंदर लिक्विड को भरूँ, तो सबसे पहले तो आपको पता है, अगर आप पानी किसी भी कह सकते हो, आप किसी भी बॉक्स में पानी डालोगे, तो उस बॉक्स के अंदर जब आप पानी डालोगे तो वो पानी उसी बॉक्स का शेप ले लेगा। जैसे ही आप उस पानी को उस बॉक्स के अंदर डालोगे, तो वो पानी उस बॉक्स के अंदर जमा हो जाएगा, उसकी वॉल्यूम को फिल कर देगा जिस कंटेनर के अंदर आपने उसे डाला है। ठीक है। अच्छा, इसकी क्या 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 आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं लिक्विड की? है फ्लूइडिटी, यानी कि इनके अंदर फ्लूइडिटी होती है। ये शेप, ये क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये रिजिड नहीं होते, ये सख्त नहीं होते, क्योंकि जैसे ही आपने किसी भी कंटेनर के अंदर क्या करा, वॉल्यूम जो वाटर है या फिर आपका लिक्विड है उसे डाला, उसी कंटेनर की शेप ले ली उसने, और वो स्ट्रॉन्ग क्या नहीं होते, रिजिड नहीं होते, सख्त नहीं होते, वो काफ़ी नरम टाइप का लिक्विड होता है। ठीक है, क्योंकि उसने उसी कंटेनर का जो आप कह सकते हो शेप है उसे ऑक्यूपाई कर लिया। अच्छा, लो कंप्रेसिबिलिटी। लो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी वीक होती है, इसलिए उन्हें दबाना या फिर कंप्रेस करना कम मुश्किल होता है, यानी कि मुश्किल होता है, क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है। सी ऑप्शन क्या है? नो डिफाइंड शेप एंड बाउंड्रीज। तो आपको पता है कि इसका जो लिक्विड का जो शेप होता है वो डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि जिस भी कंटेनर के अंदर आप इसे डालोगे ये उसी का शेप ले लेगा। दे टेक द शेप ऑफ द वेसल। ठीक है। हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, यानी कि इसकी वॉल्यूम डिफाइंड होती है लिक्विड की, क्योंकि जैसे ही जिस भी कंटेनर में आप इसे डालोगे ये उसी की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा, इसलिए क्या कह सकते हैं इसे कि इसकी डिफाइंड वॉल्यूम होती है। ये सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करते हुए चलने हैं कि लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अच्छा, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कीप्स इट्स वॉल्यूम सेम, यानी कि क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है पार्टिकल्स की लिक्विड के बीच में, उसकी वॉल्यूम को सेम रखती है। ठीक है। अच्छा, लिक्विड आर सब्सटेंसेस हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम। तो आपको पता है, मैंने बताया अभी, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। एंड नो फिक्स्ड शेप, क्योंकि उनका शेप फिक्स्ड नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप उसे कंटेनर से बाहर निकाल के किसी और में डालोगे तो वो उसी का शेप ले लेगा। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड। ठीक है। द गैसेज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। ये आपको पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेज हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं वो वाटर के अंदर मिल जाती हैं। ड्यू टू दीज गैसेज एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एबल टू सर्वाइव। तो आपको पता है कि ये इन्हीं गैसेज की वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। डिफ्यूजन इज मच मोर इन लिक्विड्स देन इन सॉलिड्स ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। तो आपको पता है इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर की गैसेज हैं जब वो पानी में मिल जाती हैं, उसी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो सांस ले पाते हैं। इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन बोला जाता है। और मैंने आपको बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, उनके बीच में क्या होता है, मूवमेंट पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो इसी प्रोसेस को आपको याद रखना है, लिखना है। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गई लिक्विड की। अब बात कर लेते हैं गैसेस स्टेट की। गैसेस स्टेट के अंदर क्या होता है कि गैसेस स्टेट के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? आपको पता है कि जो गैसेस स्टेट होती है उनकी फ्लूइडिटी होती है फ्लूइडिटी। ठीक है। हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी। मैंने आपको बताया कि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, मान लो ये क्या है, आपने एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, गैसेस के पार्टिकल्स हैं। ठीक है। ये मान लिया आपने गैसेस के पार्टिकल्स हैं। आपको इसे एज्यूम करना है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए बता रहा हूँ कि मान लो एक कंटेनर के अंदर आपने गैसेस के पार्टिकल्स जो है आपको दिख रहे हैं। ठीक है, गैसेस के पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कुछ अलग बात होगी। ठीक है। इनकी हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, इनको दबाना आसान होता है, क्योंकि ये फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स होते हैं। इनकी कोई भी डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती, क्योंकि आपको पता है जैसे ही मैंने ये कंटेनर खोलना है, जैसे ही ये कंटेनर खुलेगा, ये जो पार्टिकल्स हैं सारे इस बॉक्स के अंदर से बाहर निकल जाएंगे, इसलिए इनकी कोई भी डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, इनका कोई भी डिफाइंड शेप नहीं है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि जो गैसेस होते हैं वो किसी भी चीज़ का शेप ऑक्यूपाई कर लेती हैं। जैसे ही आप गैस किसी भी जैसे आपने देखा होगा कि जो हॉट एयर बैलून होता है, जैसे ही आपने गैस भरी हॉट एयर बैलून में तो उसी का शेप ले लिया उसने।
तो ये क्या है, इनका कोई डिफाइंड शेप नहीं होता और ना ही इनकी कोई डिफाइंड वॉल्यूम होती, इनकी कोई भी वॉल्यूम डिफाइंड नहीं होती, क्योंकि जिस भी चीज़ के अंदर आप इसे भरोगे गैस को, ये उसी की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है। अच्छा, द पार्टिकल्स इन अ गैस आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, हैंस गैसेस कैन फ्लो। मैंने आपको बताया कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काफ़ी वीक होती है, इसीलिए इनके जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के फ्रीली मूविंग होते हैं, इसलिए कहीं पर भी ये उड़कर जा सकते हैं। गैसेस आर सब्सटेंसेस दैट डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, ना ही इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, एंड ऑक्यूपाई ऑल द वॉल्यूम अवेलेबल टू देम। ठीक है, जितनी भी इनमें इनके पास वॉल्यूम होगी ये सारी ऑक्यूपाई कर लेंगे, ये किसी भी डिफाइंड शेप के अंदर नहीं रहते और ना ही इनकी डिफाइंड वॉल्यूम होती। ठीक है, ये गैसियस स्टेट की बात हो गई। आगे चल लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो भी पढ़ेंगे। यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं, प्रेशर ऑफ गैस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल्स बाय द इरेगुलर मूविंग गैस पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर की डेफिनेशन दे रखी है गैस की। प्रेशर ऑफ गैस इज द फोर्स, तो प्रेशर बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का फोर्स होता है जो वॉल्स पर अप्लाई होता है बाय द इरेगुलर मूविंग गैस पार्टिकल्स। तो आपको पता है जो भी इरेगुलर मूविंग पार्टिकल्स हैं, जो भी आपके एटमॉस्फेयर में मूविंग पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, वॉल के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो उसी फोर्स को हमने क्या बोल दिया, प्रेशर बोल दिया है। तो उस प्रेशर आपको याद रखना है कि वो फोर्स होती है एक तरीके की, जो भी किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई होती है। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि आपने पढ़ लिया सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो स्टेट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे सॉलिड से कोई भी कंपाउंड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो सकती है। वही चीज़ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, आपको पता है वाटर 3 चीज़ में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। सॉलिड के फॉर्म में आपको आइस मिलती है, लिक्विड के फॉर्म में आपको वाटर मिलता है, और गैस के फॉर्म में आपको पता है पानी के उसमें वाटर वेपर मिलता है। ठीक है, जैसे ही हम बर्फ़ को मेल्ट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पानी में कन्वर्ट हो जाती है। बर्फ़ को मेल्ट करेंगे तो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर हम पानी को बॉईल करेंगे, इवेपोरेट हो जाएगा और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यह सभी बात आपको पता है। ठीक है, अब इसके जो स्टेट्स होते हैं उनको चेंज करा जाता है बाय चेंजिंग। कैसे कैसे चेंज करा जाएगा फिजिकल स्टेट्स को, उसके प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। बाय चेंजिंग टेम्परेचर, आपको पता है जैसे ही हमने टेम्परेचर को चेंज करा वैसे ही जो है स्टेट बदल जाएगी। आपको पता है कि जैसे ही आपने बर्फ़ को थोड़ा सा हीट करा, थोड़ा सा उसमें टेम्परेचर दिया, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उस लिक्विड को आप दोबारा से टेम्परेचर करोगे, दोबारा से हीट करोगे, तो वो दोबारा से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलकर हम किसी भी मैटर की क्या कर सकते हैं, स्टेट में चेंज ला सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहला है मेल्टिंग पॉइंट। आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा मेल्टिंग पॉइंट बता दो, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन बता दो। ठीक है, तो देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वह टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड की फॉर्मेशन करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड मेल्ट होगा यानी कि पिघलेगा और एक लिक्विड की फॉर्मेशन करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसे हम क्या बोल देंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोल देंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ मेल्टिंग पॉइंट्स आपको याद रखना है, जैसे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 273.16 केल्विन, या फिर आप कह सकते हो इसे 0 डिग्री सेल्सियस भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको केल्विन में याद रखना है और 0 डिग्री सेल्सियस भी याद रख सकते हो। तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या होता है, 273.16 केल्विन। ठीक है, ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस डज नॉट राइज इवन दो हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूसली बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो मेल्टिंग के दौरान क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है आइस का वो बढ़ता नहीं है, यानी कि जो आइस होती है, जो आपकी बर्फ़ होती है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, क्योंकि हीट जो है वो कंटिन्यूसली सप्लाई होती है ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का इस्तेमाल करा जाता है, यानी कि जो आइस पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बनाए रखने के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का इस्तेमाल होता है। अच्छा, 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको ये ध्यान रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है वो वाटर पार्टिकल्स की एनर्जी होती है वो किससे ज़्यादा होती है, आइस
अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पर रखोगे तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं होगी, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर जब आप वाटर पार्टिकल्स रखोगे तो उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? आगे अगेन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है, आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलो सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट, यानी कि वह अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर्ड होती है 1 किलो सॉलिड को उसकी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या फिर जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। अच्छा, ये याद रखना है आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। किस पर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अच्छा, तो ये हो गया आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आपको ध्यान रखना है वो हीट या फिर वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताओ। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वह टेम्परेचर जिस पर एक लिक्विड जो है वो बॉयल होता है और वेपर फॉर्म करता है, वाटर वेपर फॉर्म करता है या फिर अपनी गैसेस फॉर्म में आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसे हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 373 केल्विन। क्या होता है? 373 केल्विन। आपको पता है कि सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो आपको 273 ऐड करना पड़ता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसमें 273 ऐड करोगे तो आपका 373 केल्विन बन जाएगा। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 373 केल्विन। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलो लिक्विड टू गैसेस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वह हीट जो कि रिक्वायर्ड है, वह अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड है जो 1 किलो लिक्विड को गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करती है, 1 किलो लिक्विड को गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करती है बॉइलिंग पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर डज नॉट राइज इवन दो हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूसली, ये मैंने आपको दोबारा से पॉइंट पढ़ लिया। एज दिस हीट ऑफ वेपराइजेशन इज यूज्ड अप टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आगे चल लेते हैं। यहाँ पर आगे आ जाता है कुछ प्रोसेस। मैंने आपको बताया लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट और गैसेस स्टेट आपस में इंटर कन्वर्टिबल चेंज स्टेट्स होती हैं। इनको बार बार एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। सॉलिड स्टेट को जब आप हीट करोगे तो आपको लिक्विड मिलेगा, लिक्विड को आप हीट करोगे तो गैस मिलेगा, गैस को अगर आप कूलिंग करोगे गैस की तो आपको लिक्विड मिल जाएगा, और अगर आप लिक्विड की कूलिंग करोगे तो आपको सॉलिड मिल जाएगा। ठीक है। अब फिर आ जाते हैं यहाँ पर सब्लिमेशन प्रोसेस के ऊपर। सब्लिमेशन क्या होता है? द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स। तो आपको यहाँ पर सब्लिमेशन में ये ध्यान रखना है, सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग द थ्रू द इंटरवीनिंग द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। समझ गया आप? तो सॉलिड से लिक्विड गैस में कन्वर्ट करना और गैस से आपको सॉलिड में ले जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? व्हेन कैम्फर ऑफ और अमोनियम क्लोराइड, जब अमोनियम क्लोराइड या फिर आप कह सकते हो कैम्फर या फिर कपूर को हीट करा जाता है, ठीक है, द वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। तो इसको ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में। और कन्वर्टेड इनटू सॉलिड अमोनियम क्लोराइड ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड इनर वॉल्स ऑफ द फनल्स। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है सब्लिमेशन किसका? अमोनियम क्लोराइड का। सेकंड है यहाँ पर आपको क्या रखा है कि इफेक्ट ऑफ चेंज एंड प्रेशर। तो एक तो हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से मैटर की स्टेट को चेंज करा जा सकता है। दूसरा प्रेशर से हम कर सकते हैं। इफ़ वी कंप्रेस अ गैस इन अ सिलेंडर द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड। तो यानी कि जो गैस होती है सिलेंडर में, अगर हम उसे कंप्रेस करें, उस पर प्रेशर डालें, तो जो डिस्टेंस होता है गैस के पार्टिकल्स का वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड ऑन लोअरिंग टेम्परेचर। तो जैसे ही हम उसके टेम्परेचर को चेंज करेंगे उस पर प्रेशर डालकर, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी? वो गैस क्या हो जाएगी? लिक्विफाई हो जाएगी, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं? प्रेशर लगाकर, प्रेशर प्रोड्यूस करके भी हम क्या कर सकते हैं? मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। हमने प्रेशर डाला गैस के ऊपर,
गैस के ऊपर प्रेशर डाला, उसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई वो रिड्यूस हुई, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हुई तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। आगे चल लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पर, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर, ठीक है। हाई प्रेशर लगाने के बाद जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें आपस में पास लाया जा सकता है, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा यहाँ पर आपको ड्राई आइस के बारे में पूछा जाएगा, ड्राई आइस क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब कार्बन डाइऑक्साइड आपकी सॉलिड स्टेट में होती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, ड्राई आइस बोल देते हैं। जब ड्राई आइस को चेंज करा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में डायरेक्टली, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये मैंने आपको बताया कि क्या क्या प्रोसेस होती है। सॉलिड को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड को हम गैस में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसे इवेपोरेशन बोलते हैं। गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे सब्लिमेशन बोलते हैं। अगेन सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो उसे फ्रीजिंग बोलेंगे। लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है उसे, सॉरी, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो उसे कंडेंसेशन बोलेंगे। और अगेन सॉलिड गैस को सॉलिड में करोगे तो आपको सब्लिमेशन बोलेंगे। तो ये क्या है, बेसिकली प्रोसेसेस हैं। आपको ये याद रखना है कि ये क्या है, चेंज ऑफ मैटर क्या है, इंटरचेंज होता रहता है, इंटर कन्वर्टिबल होता है, इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होती है, अब इवेपोरेशन भी पढ़ लो भाई। इवेपोरेशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है, अ सरफेस फेनोमेना इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। तो इवेपोरेशन का मतलब यही है, लिक्विड जब आपका गैसियस में चेंज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेशन, ठीक है। एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर होगा तब वो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। पार्टिकल्स ऑन द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड हैव हायर काइनेटिक एनर्जी देन अदर्स, ठीक है। सो दे ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड एस्केप फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपको पता है, जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है तो उस पर कौन कौन से फैक्टर्स जो है उसे अफेक्ट करते हैं। पहला है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। अच्छा, मान लो कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड मान लो आप, उसका जो सरफेस एरिया है हमने हमने मान लिया उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे ही आपने आपने मान लो ये लिक्विड ले रखा है यहाँ पर, जैसे ही आपने इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करा तो इसका इवेपोरेशन रेट भी बढ़ जाएगा, यानी कि इसमें जो वाटर जो वेपर्स हैं वो ज़्यादा निकलेंगे। इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि आप चाय पी रहे हो घर में अपने कप के अंदर, उसके अंदर आपकी जो चाय है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहेगी, लेकिन जैसे ही आप उस चाय को प्लेट में डालोगे तो उससे आपने क्या करा, उस चाय को जैसे ही आपने प्लेट में डाला, आपने जो लिक्विड है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर दिया। वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते ही रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ते ही वाटर वेपर्स ज़्यादा निकलेंगे उसमें से और वो आपकी चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो इसी को हम कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन के अंदर एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। सेकंड है इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, हैंस रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाते ही उनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इसलिए जो इवेपोरेशन का रेट है वो भी बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब है कि कितनी तेज़ी से इवेपोरेशन हो रहा है, कितनी तेज़ी से वाटर वेपर्स उस लिक्विड के अंदर से निकल रहे हैं। फिर आता है सी ऑप्शन, ह्यूमिडिटी। व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी का मतलब है कि जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है आपके हवा के अंदर। व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, डिग्री ऑफ डैम्पनेस एयर इज लो, यानी कि जो ह्यूमिडिटी होती है एयर की जब वो लो होती है, इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। मोर ह्यूमिडिटी लेस इवेपोरेशन, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, ज़्यादा मॉइस्चर होगा आपके एटमॉस्फेयर में तो इवेपोरेशन कम होगा। फिर डी आता है आपका विंड। व्हेन विंड स्पीड इंक्रीजेज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। तो आपको पता है हवा तेज़ चलेगी तो क्या होगा, इवेपोरेशन भी तेज़ हो जाएगी, यानी कि वेपर्स ज़्यादा फॉर्म होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इवेपोरेशन, जब वाटर वेपर्स निकलते हैं किसी भी लिक्विड में तो उससे कूलिंग पैदा होती है, उससे ठंडक पैदा होती है। द कूलिंग
caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, it takes latent heat of vaporization from the surroundings, which on get losing heat gets cooled. तो ये आपको पता है कि जो लिक्विड होता है जैसे वो इवेपोरेट होता है तो उससे क्या होता है, कूलिंग प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेता है सराउंडिंग से, विच ऑन लूजिंग हीट, इससे क्या होता है जैसे ही वो हीट को लूज करता है तो उससे क्या होता है, कूलिंग पैदा होती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, वैन वी पुट एसीटोन ऑन आवर हैंड, इट गेट वेपराइज्ड बाय टेकिंग हीट फ्रॉम आवर हैंड एंड आवर हैंड फील्स कूल्स। तो ये वाला एग्जाम्पल भी आपको कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आगे चल लेते हैं इसी के अंदर। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर टू कीप अस कूल। तो हमें कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए गर्मियों के अंदर ताकि हम ठंडे रह पाएँ एंड कंफर्टेबल रह पाएँ, एज कॉटन इज़ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। तो कॉटन क्या करता है, पानी को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। सो इट एब्जॉर्ब द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी। तो हमें हमारी बॉडी में जो स्वेट होता है उसे वो एब्जॉर्ब करता है और साथ ही साथ उसे एयर में एक्सपोज कर देता है, हवा में एक्सपोज कर देता है ताकि उसका इवेपोरेशन हो और हमारे बॉडी को ठंडक महसूस हो। तीसरा पॉइंट क्या है इसका, ऑफन पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो लोग होते हैं वो पानी ग्राउंड पर फेंक देते हैं समर के दौरान, यानी कि गर्मियों के दौरान। इससे क्या होता है, जैसे ही वो पानी उस पर फेंकते हैं ग्राउंड पर, तो उससे क्या होता है कि जैसे ही वो फेंकेंगे तो वो ग्राउंड जो है पानी को एब्जॉर्ब करेगा और वो क्या है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो वाटर वेपर एयर में जाएगा तो उससे क्या होगा, उस पूरी जगह पर क्या फैल जाएगी, ठंडक फैल जाएगी। ठीक है, अच्छा ये वाले जो एग्जांपल्स हैं ये आपको पता लग गया कि कौन कौन से एग्जांपल्स जो है वो हो सकते हैं आपके इवेपोरेशन के। ठीक है, तो ये वो पूरा चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। पूरे चैप्टर के अंदर मेन मेन जो जो पॉइंट्स थे वो सारे कवर कर दिए गए हैं। इस चैप्टर के अंदर यही सारी चीज़ें थी और मेन मेन पॉइंट्स यही थे पूरे चैप्टर का। आप कह सकते हो ये पूरा माइंड मैप था, या फिर आप कह सकते हो शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हो इस चैप्टर के। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन चाहिए या फिर आप कह सकते हो कि इस चैप्टर से भी कोई डाउट हो, पूरे चैप्टर से कोई कॉन्सेप्ट से डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो के अंदर कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो भी बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।